प्रिय विद्यार्थियों, हम आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम किस प्रकार रहे और जो गोलमेज सम्मेलन हुए इस दौरान और गांधी जी का जो आंदोलन है कहाँ तक सफल रहा, इस बात की चर्चा हम इस टॉपिक पे करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण देख चुके हैं कि किस प्रकार साइमन कमीशन आया, नेहरू रिपोर्ट सरकार ने बहिष्कार की और जो लॉर्ड इरविन की घोषणा थी, लाहौर अधिवेशन हुआ और जो गांधी जी ने जो 11 सूत्रीय मांगे रखी उसकी भी सरकार ने अवमानना की। अगर सरकार उनको मान लेती तो गांधी जी को आंदोलन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, लेकिन सरकार ने अपना जो अड़ियल रवैया अपनाया, इसीलिए गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की शुरुआत की और सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला दौर शुरू हुआ। हम देखते हैं कि सरकार की हठधर्मिता की नीति से जो गांधी जी ने उन्होंने प्रारंभ करने का निश्चय किया, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसीलिए गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह का प्रशिक्षण दिया और 11 मार्च 1930 को साबरमती के मैदान में 75,000 व्यक्तियों ने प्रतिज्ञा की कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक न तो हम स्वयं चैन लेंगे और न सरकार को चैन लेने देंगे। इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ है वो दांडी यात्रा से माना जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी की ओर से उनके चुने हुए 79 कार्यकर्ता सहित साबरमती आश्रम से दांडी, जो समुद्र तट पर स्थित है, वहाँ की ओर चल पड़े। 200 मील की लंबी यात्रा पैदल चलकर उन्होंने 24 दिनों में तय की। गांधी जी और उनके अनुयायी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल की सुबह दांडी समुद्र तट पर उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और इसी साथ गांधी जी ने कहा कि नमक कानून विधिवत भंग हो गया है। अब जो कोई सजा भुगतने को तैयार है वह जहाँ सुविधा देखे नमक बना सकता है, परंतु उन्हें ये अवश्य जता दें कि कानून छिपकर नहीं, खुल्लम खुल्ला भंग किया है। अर्थात गांधी जी ने जो नमक कानून को तोड़ा और उन्होंने बाकी लोगों को भी ये कहा कि जो कोई भी सज़ा भुगतना चाहे, उनको पता था सरकार इसकी सज़ा ज़रूर देगी, तो जो कोई भी व्यक्ति जो सरकार की सज़ा भुगतने को तैयार है वो नमक कानून तोड़ सकता है। इस आंदोलन के जो कार्यक्रम थे वो निम्नलिखित तय किए गए थे। पहला, जगह जगह नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा जाए। विद्यार्थी सरकारी स्कूलों व राज कर्मचारी सरकारी दफ्तरों को छोड़ दें। स्त्रियां शराब अफीम की दुकानों पर धरना दें। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए एवं वस्त्रों की होली जलाई जाए। जनता सरकार को टैक्स न दे और अस्पृश्यता त्याग दे। अर्थात हम देखते हैं कि कुछ प्रोग्राम तो जो असहयोग आंदोलन के दौरान किए गए थे वही थे। उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार जनता ने सविनय अवज्ञा के मार्ग को अपनाया। पूरे प्रदेश में नमक कानून का बहिष्कार किया गया। संयुक्त प्रांत, मद्रास, मध्य प्रांत, बम्बई, बंगाल प्रांत, ये नमक कानून, ये जो प्रदेश थे वह नमक कानून को तोड़ा गया और जहाँ नमक बनाना संभव न था वहाँ लोगों ने अन्य कानूनों को तोड़ा। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। आंदोलन आरंभ होते ही 1 महीने के भीतर भीतर जितने भी सरकारी पटवारी थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस आंदोलन की जो महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं वो ये थी कि महिलाओं ने पर्दा प्रथा का त्याग कर आंदोलन में खुलकर भाग लिया। 5 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इससे जनता में आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। अब भारतीय जो महिला और पुरुष थे उन्होंने सरकारी दंड की परवाह नहीं की और वो आंदोलन को चलाने के लिए प्रयत्नशील हो गए और हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में जो सत्याग्रही थे वो जेलों में चले गए। अब इसके बाद जब आंदोलन बहुत अधिक बलशाली हो गया तो सरकार का दमन चक्र चालू हुआ। प्रारंभ में तो सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था क्योंकि उनको ये नहीं लग रहा था कि ये आंदोलन इतना व्यापक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये व्यापक हो गया तो सरकार ने अपना दमन करना चालू किया। नेहरू और गांधी जैसे जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया और बाकी जितने भी सत्याग्रही थे उन पर लाठियां बरसाई गई।
पेशावर में पुलिस ने जो पाशविक अत्याचार किए। शोलापुर में पुलिस अत्याचारों से उत्तेजित भीड़ ने 6 पुलिस चौकियां जला दी। बदले में पुलिस ने 25 व्यक्तियों को जिंदा भून दिया। इसके अलावा 21 मई को धरसाना नामक मैदान में 2500 सत्याग्रही पर पुलिस ने पाशविक लाठीचार्ज किया। 22 मई को वडाला और उसके बाद बरिशाल में 500 व्यक्तियों को पुलिस की निर्ममता का शिकार होना पड़ा। 21 जनवरी 1931 को बारसल नामक स्थान पर पुलिस ने महिलाओं के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, अमानुषिक अत्याचार किए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार ने पूरे जोर शोर से इससे निपटने की तैयारी की। सत्याग्रहियों पर होने वाले अत्याचारों की एक झलक आंदोलन के दौरान जो गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा उसमें मिलती है। गांधी जी ने लिखा, मैं आशा करता हूँ कि सरकार सभ्य तरीके से सत्याग्रहियों का मुकाबला करेगी। यदि सरकार ने सत्याग्रहियों के खिलाफ सामान्य कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की होती तो मैं कुछ न कहता, परंतु सरकार ने सुविख्यात नेताओं के साथ न्यूनाधिक रूप में कानूनी औपचारिकता बरती है, लेकिन सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ उनका व्यवहार बर्बरतापूर्ण रहा है। कुछ मामलों में उन्हें अशोभनीय तरीकों से पीटा गया है। अर्थात हम देखते हैं कि गांधी जी को भी ये लगा कि सरकार जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनका व्यवहार तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता है उनको उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो उचित नहीं है। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया, जबकि जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे वो आंदोलन के साथ थे। जिस समय आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था उस समय डॉक्टर जयकर और डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू तथा एक अंग्रेज पत्रकार मिस्टर सोलोकॉम्ब आदि उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस और सरकार के बीच समझौता करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। ऐसे में जो आंदोलन बढ़ रहा था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने प्रथम गोलमेज आंदोलन करने का निश्चय किया। जो इस काल में हम देखते हैं कि 3 गोलमेज आंदोलन सम्मेलन हुए। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में हुआ। हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीय समस्या का हल करने के लिए लंदन का जो प्रसिद्ध भवन था सेंट जेम्स पैलेस में एक सम्मेलन बुलाया। इसका उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को इंग्लैंड के सम्राट ने किया और इसकी अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने की। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 57 ब्रिटिश भारत के प्रधानमंत्री थे तथा 16 भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि थे और बाकी के जो 16 प्रतिनिधि थे वो ब्रिटेन के 3 प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य थे। भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि थे उसमें अगर नाम देखें तो हम देखते हैं कि उसमें थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, डॉक्टर जयकर, डॉक्टर अंबेडकर और CY चिंतामणि। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत से जाके गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा हम अगर देसी रियासतों की बात करें तो अलवर, बीकानेर, भोपाल, पटियाला, बड़ौदा आदि के प्रतिनिधियों भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु कांग्रेस का इसमें एक भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने जो संवैधानिक प्रस्ताव स्वीकार किए वो निम्नानुसार थे। पहला, भारत के नवीन संविधान का निर्माण संघ शासन के आधार पर होगा और ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें इस संघ शासन का रूप धारण कर सकेंगी। दूसरा, प्रांतीय और केंद्रीय तंत्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, किंतु केंद्रीय क्षेत्र में सुरक्षा और संवैधानिक विभाग भारत के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें धारा थी वो थी आरंभिक काल में कुछ रक्षात्मक विधान रखे जाएंगे। भारतीय नरेशों ने रियासतों को संघात्मक व्यवस्था में शामिल करने की इच्छा व्यक्त की। डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर ने औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना पर बल दिया। इस तरह प्रतिनिधियों में कोई समझौता नहीं हो पाया और सम्मेलन 16 जनवरी 1931 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। क्योंकि जब आप देखते हैं कि जो ब्रिटिश भारत में महत्वपूर्ण जो राजनीतिक संगठन था कांग्रेस, उसने ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, इसलिए
इस सम्मेलन का किसी उचित निर्णय पर पहुंचना वैसे भी संभव प्रतीत नहीं हो रहा था। अब हम अगला जो बात करेंगे, इसके बाद जब गोलमेज सम्मेलन हो गया तब गांधी और इरविन में समझौता हुआ। ब्रिटिश सरकार ये पूरी तरह जान चुकी थी कि अगर गांधी या कांग्रेस के सहयोग नहीं किया जाएगा तो भारत में उनको कोई समस्या का हल प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने गांधी जी और उनके 19 सहयोगियों को मुक्त कर दिया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है।